वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत का अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहले इसमें परिचय दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम पूरे अध्याय में आने वाले निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा पूरा अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत कवर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले परिचय के तौर पर यह कहा गया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया और जिसका कि जो विश्व की जो दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ, ये दोनों उभर कर आई और इन दोनों ही ध्रुवों में पूरा विश्व दो भागों में बट गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसी दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ सबसे पहले हम परिचय के तौर पर पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 में जब रूस में समाजवादी क्रांति हुई, रूसी क्रांति हुई, तो वो समाजवाद की स्थापना के लिए हुई। यहाँ पर जो रूस में, जो सोवियत संघ में जो रूसी क्रांति हुई, उसके प्रणेता लेनिन थे और उनके मार्गदर्शन में ये क्रांति हुई। यहाँ पर जो सोवियत प्रणाली है, उसके विषय में यह कहा गया है कि जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए ये क्रांति हुई थी और पूंजीवाद का विरोध करने के लिए ये क्रांति हुई थी। तो समता मूलक समाज की स्थापना करना ही सोवियत प्रणाली कहलाती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ये यहाँ ऊपर जो पॉइंट है सोवियत प्रणाली, तो इस संदर्भ में हम क्या कहेंगे कि जब समतावादी समाज की स्थापना सोवियत संघ में की गई, तो उस समय का दौर किस प्रकार का था? तो उस समय का दौर था कि जो सोवियत संघ था, उसमें जो समाजवादी व्यवस्था होती है, उसमें जो राज्य का नियंत्रण है वो पूरी तरीके से राज्य के संसाधनों पर होता है। वहाँ पर जो निजी संपत्ति थी उसको रखने का अधिकार जनता को नहीं था और ना ही जनता को राज्य द्वारा किसी प्रकार के अधिकार दिए गए थे। राज्य द्वारा ही कुछ विशेष सुविधाएं जनता को प्रदान की गई थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्यान्न सुरक्षा। ये राज्य द्वारा ही कुछ रियायती दरों पर जनता को उपलब्ध कराई गई थी। यहाँ पर जितने भी जो उद्योग चलते थे या जो भी संसाधन थे, उन पर राज्य का नियंत्रण ही रहता था। जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं थी और यदि जनता को शासन के विरोध में कुछ कहना है तो वह अपनी बात कार्टून के द्वारा कहते थे। तो इस प्रकार से जो सोवियत संघ की जो जनता थी, वो एक तरीके से शासन से कैसी होने लगी थी? निराश होने लगी थी। तो यहाँ पर जो सोवियत प्रणाली है, उसके विषय में यही कहा गया है कि वह शुरू में जब 1917 में जब रूसी क्रांति हुई समतावादी समाज की स्थापना के लिए, तो उस समय एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वही शासन करती थी। तो बोल्शेविक पार्टी ही आगे जाकर कम्युनिस्ट पार्टी बनी और उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी का 70 वर्ष तक सोवियत संघ में उसका ही वर्चस्व रहा, उसी के ही शासकों ने राज्य किया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो एक सरकार थी, उसके खिलाफ धीरे धीरे जनता में जो था वो आक्रोश बढ़ता चला गया, असंतोष बढ़ता चला गया, क्योंकि जो खेती होती थी वो भी सामूहिक तरीके से होती थी। किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी बात शासन के विरोध में कह नहीं सकता था।
इस प्रकार से सिर्फ उन्हें क्या राज्य द्वारा क्या उपलब्ध कराया गया था, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर खाद्यान्न सुरक्षा। इस प्रकार से यानी मेहनत मजदूरी करते थे लोग वहां पर, लेकिन वह केवल घर उतना ही ले जा सकते थे जितना कि उनकी जरूरतों के लिए उन्हें आवश्यक है, और जो लाभ होता था, जो मुनाफा होता था, वो राज्य को होता था, व्यक्ति को मुनाफा नहीं होता था, बल्कि जो मुनाफा होता था वो किसको होता था, राज्य को होता था। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपनी पूंजी एकत्रित करने का कोई अधिकार नहीं था। और इस तरीके से जो सोवियत संघ वैसे जो संसाधनों के हिसाब से देखा जाए तो काफी धनी राज्य था, धनी देश था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ चूंकि समाजवादी जो समतावादी जो राज्य का जो नियंत्रण स्थापित किया गया, उसके कारण धीरे धीरे जो उसकी उन्नति कम होती चली गई। पूंजीवादी जो पश्चिमी राज्य थे, पश्चिमी देशों के मुकाबले सोवियत संघ जो था वो पिछड़ता जा रहा था। तो इस तरीके से जो पश्चिमी, यहाँ पर एक और बात कही जाएगी कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो इसके कई कारण हैं, इसको हम और आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा पहले पॉइंट में, उससे हमने समझ लिया कि जो सोवियत संघ था शुरू में तो उसने समतावादी समाज की स्थापना के लिए काफी उन्नति की, क्योंकि वह संसाधनों से काफी परिपूर्ण था, लेकिन आगे जाकर वह पूंजीवादी देशों की उन्नति के आगे नहीं खड़ा हो सका। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि पूंजीवादी देश जो होते हैं वो निजी संपत्ति का अधिकार देते हैं, वहां पर जो जनता थी उनको कुछ अधिकार प्राप्त थी, लेकिन इसके विपरीत यहाँ देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, राजनीतिक जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे और जनता को ना ही कोई आर्थिक अधिकार प्राप्त थे। इस तरीके से पूरा ही जो व्यक्ति का जीवन था उस पर पूरी तरीके से राज्य का नियंत्रण हो गया था। और यहाँ पर जो सरकारी फर्म थी उन पर नुकसान, जो मुनाफा जितना निजी फर्म कमा पा रही थी पूंजीवादी देशों में, उतना मुनाफा सरकारी फर्म सोवियत संघ में नहीं कमा पा रही थी। वहां पर उत्पादन जो था वो प्रतिवर्ष गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तुओं में निरंतर कमी आती जा रही थी और सोवियत संघ में खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा था, बहुत सी चीजों का आयात करना पड़ रहा था। तो जहां पर सोवियत संघ को निर्यात बढ़ाना था वहां उसकी जगह क्या हो रहा था, आयात अधिक हो रहा था। तो इस वजह से धीरे धीरे जो इसके क्या कारण रहे, कारण ये रहे कि जो सोवियत संघ था उसको शीत युद्ध के दौरान, चूंकि हम सब जानते हैं कि 1945 के बाद से सोवियत संघ जो है वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा, लेकिन उसका टकराव किसके साथ था, पूंजीवादी देशों के साथ, पूंजीवादी देश अमेरिका के साथ। तो यहाँ पश्चिमी देशों की तुलनात्मक उन्नति और उनके साथ जो होड़ थी, शस्त्रों की होड़ थी और आगे बढ़ने की होड़ थी, तो उसमें अपने साम्राज्यवाद को विस्तारित करते हुए उसने जो और अन्य उसके उपनिवेश थे उनमें उसने उनको अपने अंदर रखते हुए अपने नियंत्रण में रखने के लिए, जिससे कि वो साम्यवादी देश बने रहे, जिससे कि वो साम्यवादी वो जो पूरा पूर्वी यूरोप जो कि सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया था वो उसके नियंत्रण में निरंतर बना रहे। इस वजह से उनके ऊपर भी उसने अपने संसाधनों को खर्च किया, उनके विकास के लिए भी अपने संसाधनों को खर्च किया और निरंतर शस्त्रों का निर्माण किया, जिस वजह से उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे निरंतर कैसी होती गई, कमजोर पड़ती चली गई। तो इस तरीके से यहाँ
क्या कहा जा रहा है? इसका दूसरा एक और कारण है कि जो सोवियत संघ था, उसमें जो राज्य का नियंत्रण था संसाधनों पर, तो उस नियंत्रण के अंतर्गत जो नौकरशाही थी वो पूरे सिस्टम पर हावी होती चली गई और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर भी लोगों का भरोसा नहीं बचा। तो इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए समाजवाद जो अपनाया गया था उसको भी, उसके अंतर्गत भी जो अर्थव्यवस्था थी वह उन्नत नहीं हो सकी। तो इस वजह से कई ऐसे कारण रहे जिसने कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन जो दूसरा पॉइंट है उसमें यही कहा गया है कि जब कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर पड़ चुकी थी तो उस समय गोर्बाचेव जो थे वहाँ के उन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया। कुछ ऐसे सुधार किए जिसकी वजह से जो सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारा जा सके। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां लाए जिससे कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो दोबारा पूंजीवादी देशों के उसमें खड़ी हो सके। तो यहाँ पर जो समतावाद, जो समाजवादी जो ढांचा था, जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसको हटाते हुए, उसको दूर करते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दोबारा से अपनाने के लिए कुछ सुधार किए गए। लेकिन उनके कुछ सुधार इस प्रकार के थे कि वो जनता को धीमे लगे, वो प्रयास कम लगे और इस वजह से जो सोवियत संघ के जो अन्य देश थे वो अपनी स्वतंत्रता को लेकर अपने राष्ट्रवाद की भावना उनमें व्याप्त हुई और राष्ट्रवाद की भावना व्याप्त होने की वजह से जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया। अर्थात रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का जन्म हुआ था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो यहाँ पर जो सोवियत संघ का विघटन हुआ जिसका जिम्मेदार किसको माना गया? गोर्बाचेव के सुधारों को। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उनका कम्युनिस्ट पार्टी में, उन्हीं के जो पार्टी के सदस्य थे उन्होंने विरोध किया। उनके कुछ विशेषाधिकार जो थे वो कम होते जा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने भी इसका विरोध किया। दूसरी बात, जो जनता थी उसको भी उनके सुधार ऐसे लगे कि कुछ धीमे हैं और तीव्र गति से सुधार किए जाने चाहिए। तो इस वजह से जनता में भी असंतोष रहा और सोवियत संघ के जो अन्य देश थे उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना व्याप्त हो गई और उन्होंने भी संप्रभुता और राष्ट्रवाद की भावना के चलते स्वतंत्र होने का निर्णय किया, जिस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, तो मैंने जो कारण बताए वही कारण इसमें आते हैं। इसके बाद विघटन की परिणतियां क्या हुई, तो विघटन की परिणतियों में यही कहा जाएगा इसके परिणाम में कि एक तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, संयुक्त राष्ट्र का, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। और दूसरा क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही जो सोवियत संघ था उसके जो 15 राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए और मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ मिलकर राष्ट्रकुल का, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ। तो इस तरीके से एक और अच्छा परिणाम इसमें हुआ कि जो विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की संभावना लग रही थी वो समाप्त हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वो भी समाप्त हो गई। इसके अलावा एक और ये हुआ कि जो शस्त्रों की होड़ चल रही थी, दोनों महाशक्तियों के बीच जो शस्त्रों की होड़ चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो गई सोवियत संघ के विघटन के बाद। क्योंकि अब
जो विश्व था वो केवल एक ध्रुवीय बचा था। अब दो ध्रुवीय जो विश्व था उसकी समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के साथ में समाप्त हो गई थी। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। यहाँ क्या कहा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ में, कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी का शासन था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी और उसी के ही शासक बदल बदल के उसी के शासक शासन करते आए थे। जिस प्रकार से बताया कि समाजवादी जो व्यवस्था थी उसकी वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी और कमजोर होने की वजह से वह पूंजीवादी देशों के समक्ष नहीं टिक पा रही थी और जो सोवियत संघ के जो देश थे वो किस तरफ उनका संक्रमण किस तरफ हो रहा था, पूंजीवादी देशों के तरफ हो रहा था। यानी कि जो सोवियत संघ था जहाँ की साम्यवादी विचारधारा लागू थी, जहाँ की व्यवस्था सोवियत संघ के हिसाब से चलती थी, अब वहाँ कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की पूंजीवादी व्यवस्था आने लगी थी, तो इस ने पहुंच बना ली थी। तो इस तरीके से जो देश थे साम्यवाद, जो सोवियत संघ के जो देश थे वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार थे। और जो सोवियत संघ था तो उसने यहाँ पर एक थेरेपी लाई गई। क्या थेरेपी थी? उसे किस थेरेपी के नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस थेरेपी को शॉक थेरेपी कहा गया। अर्थात इसमें क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अर्थात कि इसमें जो जितनी भी सार्वजनिक फर्में थी उनको निजी फर्म बना दिया गया और जितनी भी समाजवादी व्यवस्था थी उसको पूंजीवादी व्यवस्था में बदला जाने लगा। तो यहाँ बदलाव जो थे वो अचानक किए गए, जिस वजह से इसको शॉक थेरेपी कहा गया। मतलब यहाँ पर जो सुधार किए गए वो अचानक किए गए, जिस वजह से इसे शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। और इस शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? शॉक थेरेपी के परिणाम, तो यहाँ शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ कि जो समाजवादी जो व्यवस्था के तहत जो अर्थव्यवस्था चल रही थी वो एकदम से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ी, तो वो बदलाव जो है वो अर्थव्यवस्था को सुधारने की वजह और ज्यादा उसको वह अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो इस वजह से यहाँ पर शॉक थेरेपी जो थी वो असफल हो गई। इसके बाद संघर्ष और तनाव। यहाँ संघर्ष और तनाव क्या है कि जो सोवियत संघ था उसके जो देश थे, उसके अंतर्गत जो देश थे उनमें भी आपस में क्या गृह युद्ध शुरू हो गए थे। वहाँ की जो जनता थी वो अपनी अपनी सरकारों को उनका तख्ता पलट करने के लिए तैयार हो गई। तो इस वजह से वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गए और कुछ जो देश थे वो वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें गठित हुई, वो स्वतंत्र हुए और उन्होंने वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारों का गठन किया। इसके बाद में पूर्व साम्यवादी देश और भारत। यहाँ एक और चीज मैं बता दूं कि जो देश थे उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, कुछ नेटो के सदस्य भी बने, कुछ यूरोपीय यूनियन के सदस्य भी बने। तो इस प्रकार से जो सोवियत संघ का जो पूरी संरचना जो ढांचा था विघटन के बाद वो सब खत्म हो गया और केवल रूस एक राज्य बन, जो कि पहले सोवियत संघ का एक केंद्रीय राज्य था, उसी का प्रभुत्व सोवियत संघ में चलता था। इसके बाद अगला पॉइंट है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अर्थात भारत के पूर्व साम्यवादी देशों से किस प्रकार के संबंध रहे। तो भारत जो है उसके साम्यवादी देशों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ एक देश को छोड़ दिया जाए तो भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। रूस के साथ में भारत के अच्छे संबंध रहे, क्योंकि वहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है उसकी संस्कृति और भारत की संस्कृति लगभग
समान है। वहाँ पर हमारी जो भारतीय फिल्में हैं उनका बहुत समर्थन किया जाता है, उनको बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ गली गली में बॉलीवुड फिल्मों को देखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो पूर्व साम्यवादी देशों से अच्छे रहे। इसके अलावा भी जो रूस है वो उसकी मित्रता भारत के साथ सोवियत संघ के तौर से भी थी और अब रूस के तौर से भी, विघटन के पश्चात रूस के तौर से भी भारत के संबंध है। भारत को रूस से परमाणविक ऊर्जा संसाधन और सांस्कृतिक संबंध तो है ही साथ में भारत रूस से बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्षा जो उपकरण होते हैं, जो हमारे हथियार होते हैं, वो खरीदता है। तो इस तरीके से हमारी जो सेना को उपयोग में आने वाले सारे हथियार औजार हैं वो सब भारत रूस से ही खरीदता है। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट में दो ध्रुवीयता का अंत समझा, अध्याय समझा। इसके अलावा भी इसका विवरण बहुत हो सकता है, लेकिन हम इसे फिर दोबारा किसी और टॉपिक के साथ में मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कहीं कमी रह गई हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगामी वीडियोस में और उस कमी को दूर करूँगी और इस प्रकार से आपको मैं NCERT के चैप्टर समझाने का प्रयत्न करूँगी। यहाँ बहुत सारी जो बातें हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे से रह गई हों, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हद तक इन पॉइंट्स में क्लियर किया है कि किस प्रकार का हमारे जो अध्याय में है वो समझाया गया है। फिर भी मैं एक ब्रीफ पूरे पॉइंट पर दोबारा 2 मिनट का देना चाहूँगी कि जो सोवियत प्रणाली है वो एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए की गई थी, पूंजीवाद का विरोध करने के लिए। तो जहां हमारा प्रथम पॉइंट है कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूंजीवाद का विरोध करने के लिए की गई, लेकिन लास्ट में जब हम देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ तो किसकी वजह से हुआ? पूंजीवाद की वजह से। अर्थात पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं जो साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उससे बेहतर साबित हुई। क्योंकि उसमें जो प्रतियोगिता, आपने अर्थव्यवस्था में पढ़ा, अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा कि जो उद्योगों के लिए, जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है प्रतियोगिता, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं मिलती। तो इस वजह से यहाँ पर जो पूरे पॉइंट्स हैं उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हम जोड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सभी चीज के बीच में सोवियत अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थात पश्चिम देशों की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही। और जिस वजह से, और इसके अलावा भी जो राज्य का नियंत्रण था वो कहीं ना कहीं जनता पर कुछ ज्यादा मात्रा में हो गया था, जिस वजह से सोवियत संघ जो है वो आगे चलकर विघटित हो गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आगामी वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।